अलग अलग जो अंग हैं वो अलग अलग समय पर विकसित होते हैं। तो किस नियम के अनुसार है ये? विकास एक आयामी है? नहीं। विकास एक दिशीय होता है? नहीं। विकास एक असतत प्रक्रिया है? नहीं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही होता है, तो ये नहीं है, असतत नहीं है। विकास एक दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का सामाजिक एक नहीं, बच्चों का विकास यानी कि डेवलपमेंट एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। हाँ, ये बात बहुत पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, बचपन वह अवधि जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाता है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि 10 बचपनावस्थाओं को 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटेंगे आप, नहीं। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। जिस समाज में व्यक्ति या बच्चा रहता है उस इन्वायरमेंट से वो बहुत कुछ सीखता है। बच्चों का विकास केवल नहीं, पहला ऑप्शन ही सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 50 क्वेश्चन को बहुत कम समय में पूरा करने का लक्ष्य है, तो फास्ट चलते हैं। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश डैश प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिपक्वता, यानी कि अनुवांशिक रूप से पूरी तरह से आप विकसित हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से परिपक्वता की ओर है, तो वो आपका जो है पूर्व अनुवांशिक विन्यास के आधार पर पूरी तरीके से जो प्रकट होता है वो परिपक्वता है। चौथा ऑप्शन बहुत ही फेमस है क्वेश्चन ये कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो परिवार और विद्यालय, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक है और विद्यालय समाजीकरण का दूसरा जो है द्वितीय कारक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने कई ये प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो पूछा गया है। अगला है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? यानी कि 7 से 8 वर्ष का बच्चा होगा तो किस प्रकार से वो निर्णय लेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बेस पे पूछा गया और यही ऑप्शन अधिकतर सही भी होता है कि 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं वो दंड और आज्ञा पालन के भय से जो है सही निर्णय यानी कि नैतिक निर्णय लेते हैं। सही निर्णय यानी कि पापा जी कहे हैं कि चाचा जी आ रहे हैं तो उनके पैर छूना है वरना डांट पड़ेगी उससे, इस वजह से बच्चा दंड और दंड की भय से आज्ञा पालन कर रहा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता यानी क्रम के आधार पर जो चीज़ें दी जाती हैं किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ऐसी बात नहीं है इसमें। चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, जीन पियाजे ये बात नहीं कहते। स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता, ये बात भी पियाजे साहब नहीं कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, इन पर बात की है पियाजे जी ने। आगे देखते हैं, 5 वर्षीय नसीम को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गले को यदि दबाकर, गले नहीं यहाँ पे होगा, चिकनी मिट्टी के को गीला करके या कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मिसप्रिंट है बिल्कुल, कि यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करते हैं तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, यानी कि चिकनी मिट्टी जो है उसको दबाकर फैला दिया जाए तो वो सोचता है कि जो मिट्टी है वो बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक संक्रामक परिणाम निकालना। देखिए, जीववाद उसमें होता है जब गुड़िया हाथ से गिर जाए या खिलौना हाथ से गिर जाए तो बच्चा रोने लगे और उसको दवा पिलाए या उसको चुप करवाए, वो जीववाद होता है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ये है केंद्रीयता, यानी कि बच्चे का जो माइंड है वो पूरी तरह से बस केंद्र पर विकसित है, ये केंद्र पर स्थिर है कि जो मिट्टी है वो बढ़ जा रही है, ये इस पर है, तो केंद्रीयता इसमें सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो जहाँ आप जानते हैं जहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की बात हो वो लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं, सामाजिकरण की बात करते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया की, तो उनके हिसाब से सामाजिक के बारे में सोचना है तो सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही है। व्यवहारवाद ये नहीं, मनोविश्लेषणवाद ये नहीं, सार्वभौमिकता इनके बारे में ये बात नहीं करते हैं, वो सामाजिक संरचना की बात करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से यानी कि बच्चा जो अपने आप से बात कर रहा है की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ, स्वकेंद्रीवाद। देखिए, पाठ का यूज तो हाँ इन्होंने बताया है पाठ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पाठ नहीं सही होगा,
ठीक है। इन्होंने बच्चा जो अपने आप से बात करता है उसको उन्होंने निजी संवाद कहा है, और स्व केंद्रीयवाद जो है जीन पियाजे जी ने कहा है। तो ये यहीं पे मैंने क्लियर कर दिया, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो देखिए दसवीं का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। सबसे आसान है, प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ों को सीखेंगे, अधिगम करेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यानी कि बच्चा दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहा है। स्थानीय संबंध नहीं, अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक व्यक्ति। स्थानीय संबंध बुद्धि उन लोगों में होगी जो मानचित्र बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। बच्चे में अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक वो व्यक्ति हो जाएंगे जो अपनी बात को दूसरों को बखूबी समझा पाते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन व्यक्ति होता है, वो अपनी बात को, अपने तर्क को इस प्रकार से आपको समझाएगा कि वो आप सोचेंगे एक बार जरूर कि इस बिजनेस में मुझे भी हाथ देना चाहिए। तो ये नहीं अंतरावैयक्तिक, यानी कि वो दूसरों की बातों को समझ पाए, ये अंतरावैयक्तिक है, ठीक है। इसकी अगली वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस पे मैंने वीडियोस बना रखी है टॉप 30 में, उनमें मैंने इनको बहुत ही बखूबी समझाया है, तो उनमें जाके अगर आप देखना चाहते हैं, ये रफली इसलिए बताया जा रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इसमें आप देख सकते हैं आपका कितना सही होता है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ये बात नहीं है, ठीक है, बाधक नहीं है मातृभाषा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों अंग्रेजी को ही? ये बात नहीं सही है। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। सबसे पॉजिटिव आंसर तीसरा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा कि बच्चा अगर कई भाषा जानता है तो उसके लिए बढ़िया है बच्चे के लिए। एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को आप क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन उसे कहते हैं। अभी देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है, मानक, संदर्भित, रचनात्मक और मानकीकृत। तो यहाँ पे क्या है, एक महीने के अंतराल में जब कुछ समय तक रुक कर चीज़ों को लिया जाए, यानी कि मूल्यांकन किया जाए, तो वो कैसा होता है, वो योगात्मक आकलन हो जाता है, पहला हो जाएगा, ठीक है। 13 का जो है वो पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए या किस प्रकार से प्रक्रिया देनी चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए? नहीं। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषाओं को स्वीकार करना चाहिए? ज़्यादातर, अगर मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या आप हिंदी पढ़ाएंगे? नहीं। वहाँ पे अगर 5 बच्चे कुछ दूसरी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं, तो उन पाँचों को बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना है, तो ऐसी बात नहीं है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी है और विद्यार्थियों को के पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। सबसे सही आंसर जो हो जाएगा 14 का, यही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चौथा है, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए? तो ऐसी बात नहीं है, किसी भी भाषा की उपेक्षा करना सही नहीं है। अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिक वक्र का पता लगाने का, देखिए इसमें बच्चे के मूल्यांकन, कक्षा के लिए मूल्यांकन की बात की है, लेकिन इस पूरे ऑप्शन में आप पढ़ेंगे तो इसमें शिक्षक के बारे में बात की गई है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आयोग ने अपनी तरफ से सामान्य अंक दिए थे, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी, ऐसी बात नहीं है। केवल ये भी बात नहीं, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी नहीं, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए कथन और कारण से, यानी कि असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। हाँ, बच्चे को ताकि समझ पाए बच्चा कि क्या है उसके पाठ्यक्रम में। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। बच्चों के हिसाब से नियम कानून लागू करने चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर। एक बच्चे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रहे हैं,
उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? तो पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, तीसरा है गुणज वैकल्य, ठीक है। चौथा ऑप्शन मुझे भी फिलहाल यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, आलेख वैकल्य, जिसे आप डिस्ग्राफिया कहते हैं। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों का और आकलनों के तरीकों का उपयोग करना चाहिए? नहीं, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। मानकीकृत यानी कि पूरी तरह से आपने डेटाबेस बना लिया है, बच्चे जैसे भी सीखें या न सीखें आपको उसी हिसाब से चलना है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा शास्त्रीय उपागम मूल्यांकन विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा शास्त्रीय जो उपागम है, यानी कि जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं उसमें अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग विधियों के द्वारा हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। देखिए, अपसारी अभिसारी में आप जानते हैं, अपसारी वो चिंतन हो जाता है जिसमें आप एक समस्या को कई तरीके से हल कर लें। अभिसारी चिंता वो हो जाती है जिसमें आप एक समस्या को सिर्फ एक ही तरीके से हल कर पा रहे हैं, उसमें भी आप क्लियर नहीं है। तो हमेशा जो है सबसे बढ़िया अपसारी चिंतन होता है। जहाँ पॉजिटिव हो वहाँ आप अपसारी चिंतन लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन आप जो है पॉजिटिव है तो। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही है। खेल द्वारा, हाँ सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, तो बच्चे प्रयोग करके यानी कि करके सीखना पर ज़्यादा महत्व रखते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। सहपाठी और वयस्कों की संग सहभागिता द्वारा, जो कि कौन कहता है? वाइगोत्स्की जी कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीख लेते हैं, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है, जो कि सही है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण। बट उसको बांट दिया गया है, यह खंडीकरण हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, सबसे पॉजिटिव यही ऑप्शन है। रटने की बात नहीं, निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार, यानी कि बच्चा तुम ये पोएम सुनाओगे तो हम तुमको टॉफी देंगे, तो ये वाला पुनर्बलन नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 23 का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द लिखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है, ठीक, ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो यहाँ पे क्या है, वो पुनर्बलन दे रही हैं कि अगर ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, तो ये सही नहीं है। परमति विविध प्रकार की पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, ताकि अगर एक बच्चे को वो चीज़ आ गई है, वो अपनी भाषा में बच्चों के सामने उस बात को रखेगा, उस कहानी को रखेगा, उस संदर्भ को रखेगा, तो और भी बच्चे उससे जुड़ेंगे और सीखेंगे, ये सही है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है, यानी कि बच्चों को हेल्प करती है थोड़ी बहुत, तो ये भी बिल्कुल सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं, यानी कि सिर्फ परीक्षा में जो वो गलत करते हैं उनको 5 बार, यानी कि एक प्रकार से दूसरी तरीके से उनको रटना सिखाया जा रहा है, तो ये भी नहीं, यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना? नहीं। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि आप जो नियम बनाएंगे उस पर आप अटल रहेंगे, जो कि सही नहीं है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, जो बच्चा जिसमें अच्छा फील करता है, जिसमें रुचि लेता है, उस नियम का आप इस्तेमाल करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है? यानी कि सार्थक अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें सफल हो जाए बच्चा सीखने में। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, यानी कि संदर्भ न हो और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल है, यानी कि आप सारी चिंतन होना चाहिए। एक समस्या है उसको कई तरीके से हल करने को बच्चों में प्रोत्साहन पैदा करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें कैसी भावना होगी? शर्म, गुस्सा, गर्व और उत्कंठा। तो देखिए, बच्चा आंतरिक कारणों से क्या है? प्रेरित है, ठीक है, प्रेरित है।
तो बच्चे में एक गर्व की भावना आएगी कि ये मैंने खुद किया है और ये सफलता मिली है मुझमें, तो बच्चे में गर्व होगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ये बात सही है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का नहीं, यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। टीचर को आराम नहीं करना है, ठीक है। आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं बच्चों को सिखाने में वो बेहतर है। यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है, यानी कि बच्चे आपकी बात मानते हैं, जो कि कुछ खास सही नहीं है। तो 28 का सबसे पहला आंसर ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, क्योंकि सबसे पॉजिटिव चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है। आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि आप हों या हम हैं, कोई भी व्यक्ति बचपन में रहा होगा या अभी भी, बहुत लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं और कुछ लोग भ्रांतियों को रखना पसंद करते हैं। जैसे कि यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो एक प्रकार की ये भ्रांति हो जाती है कि यदि हम मान देते हैं किसी ईश्वर को कि सबकी अपनी अपनी आराध्य देव होते हैं, तो मान देते हैं हम कि हाँ हे ईश्वर, अगर मैं पास हो जाती हूँ या पास हो जाता हूँ तो मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊँगा, ठीक है। एक प्रकार से रिश्वत देना। तो ये एक भ्रांति भी हो सकती है, एक विश्वास भी। या बच्चे में एक जो है बचपन से भ्रांति होती है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको विश्वास होता है कि हाँ ऐसा नहीं होता, आप मेहनत करेंगे तो कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, सफल हो सकते हैं। तो ये भ्रांतियाँ होती हैं चाहे बड़े या छोटों में, तो क्या सही नहीं है? एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, भ्रांतियाँ जो हैं, गलतियाँ जो हैं, वो हमारे सीखने का एक हिस्सा है, तो इसको हम सख्त रूप से हतोत्साहित नहीं कर सकते। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है हम उस पर बात करें तो नहीं, ठीक है, स्वाभाविक है। और आगे देख लेते हैं। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संभावनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। देखिए पॉजिटिव ये भी है, लेकिन सबसे पॉजिटिव तीसरा ऑप्शन है, जो कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? कि प्रलोभन देना, यानी कि बच्चे अगर तुम ये बता देते हो याद करके हमें टेबल, तो हम आपको 5 रुपए की पेन देंगे या पेंसिल देंगे। तो ये क्या है? मानवतावादियों में है, व्यवहारात्मक में है, या संज्ञानात्मक में है, या सामाजिक सांस्कृतिक में है? तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये व्यवहारवादी जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमें पुनर्बलन बच्चों को देना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? यानी कि जिसमें स्थूल कौशल वो कौशल होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी काम करे। एक पैर पर संतुलन बनाना सबसे सही आंसर हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? अनुवांशिक और पर्यावरण स्थितियों का अनूठा संयोजन। किसी व्यक्ति का केवल सामाजिक, ना वंशानुगत, ना ही पर्यावरणीय कारक। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, या किशोरावस्था? तो आप जानते हैं शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था होती है, आप जानते हैं। और 2 से 6 वर्ष की अवधि को लगभग में आप कहाँ रखते हैं? प्रारंभिक बचपन में रख लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन। देखिए शैशवावस्था अलग अलग विद्वान यानी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें से 14 दिन का किसने माना है, ये आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें कि 14 दिन का शैशवावस्था या 2 हफ्तों का शैशवावस्था की अवधि किसने रखी है। कथन क्या है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। तो ये बात सही है, जो बच्चे देखते हैं रियलिटी शो या जो भी अपने आसपास में देखते हैं वो रियल मानते हैं और उस पर वो अपने विचार को विकसित करते हैं। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों की सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। तो देखिए
35 का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें तो शिक्षक की गतिशीलता, अच्छा कहाँ चला गया क्वेश्चन, 35 था ना। शिक्षक की गतिशीलता इंपॉर्टेंट है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी सही है। मध्यस्तर यानी कि बच्चों को, जो बच्चे पहले सीखे हैं अब जो सीख रहे हैं उनसे मेल जोल का उदाहरण देके हमें बताना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पुनर्बलन नहीं देना, हमेशा पुनर्बलन सही नहीं होता है। पुनर्बलन वहाँ सही होगा जहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस स्तर पर बच्चों ने अपने आसपास की पड़ोस की दुनिया में एक जीववादी, यानी कि जो पेड़ है उनमें जीव है, जो खिलौना है उनमें जीव है, उनको चोट लग जाती है तो बच्चे उनको शांत करवाते हैं, वो चीज़ें। वह दृष्टिकोण होता है और वह मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हैं, यानी कि वो सोचते हैं, समझते हैं, जान है उनमें। तो ये संवेदी चालक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है मूर्त या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखिए 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था हो जाती है। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? संज्ञानात्मक विकास की बात कौन कर रहा है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहल बर्ग। 37 का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये वाइगोत्स्की जी संज्ञानात्मक विकास को भी वो महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों से बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध करके। तो देखिए हमेशा वाइगोत्स्की जी सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे साथियों से बातचीत करके बच्चा और अच्छा सीख पाएगा वाइगोत्स्की जी के अनुसार। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं? निष्क्रिय, नकलची नहीं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। देखिए ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार है। ये कानून तय नहीं है, अभी तो समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, यानी कानून समाज के भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करना। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो पहला ही होगा और बाकी इसमें आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो ये तीसरे में अगर आप देखेंगे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों की बात इसमें नहीं की गई है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में नहीं है ये। अगर आपने लॉरेंस कोहलबर्ग के सभी स्तर को पढ़ा होगा तो आप इसको जानते होंगे। नहीं पढ़ा है तो इस पर डिटेल वीडियोज जाकर बनी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें। और प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान लेते हैं, यानी कि वनस्पति और जीव यानी कि प्रकृतिवादी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर की बात कर ली जाए तो स्थानिक वो हो जाएंगे जो मैंने भी अभी बताया, क्वेश्चन आया था कि उसमें जो लोग कार्टून बनाते हैं या मैपिंग करते हैं उनके लिए स्थानिक हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद। बिल्कुल, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पहला सही हो जाएगा। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाली होती हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, स्थिरता, क्षमता या समानता। तो यहाँ पे 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो, यानी कि शिक्षिका क्या सोच रही हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां, नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोच रही, नेगेटिव वो किसी के बारे में नहीं सोच रही हैं। वो सोच रही हैं कि जो बच्चियां हैं वो आज्ञाकारी और ईमानदार ज़्यादा होती हैं और बच्चे जो बुद्धिमान। तो ये जेंडर पक्षपात है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन रूढ़िवादिता नहीं है, जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकों और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 44 की बात कर ली जाए अगर, तो जैसे कि अलग अलग विधियों का होना चाहिए और यहाँ पे
कुछ भी सिखाने पर आकलन करने में हम अलग अलग विधियों तकनीकियों का यूज़ करें, ये बात सही है। मूल्यांकन तकनीकी बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र में के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कोई भी एक मूल्यांकन, किसी एक मूल्यांकन के द्वारा हम सभी बच्चों को नहीं जान सकते। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके आगे क्वेश्चंस हैं नहीं फिलहाल मुझे लगता है। और यहाँ पे 45 क्वेश्चन ही, मैंने सोचा 45 क्वेश्चन होंगे या 50 क्वेश्चन, तो इसके लिए बहुत सॉरी है आपसे कि मैंने शुरू में कहा कि 50 हैं, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे जो है मैं 50 क्वेश्चंस लाऊंगी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मुझे लगा कि मैंने जो है टाइप हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आई होप आप समझेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। बताइएगा ज़रूर कि आपका स्कोर इन 45 क्वेश्चंस में कितना रहा और किस प्रकार से आपने हल किया है और कितना सही किया है।